नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। तो निरंतर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज दी जा रही है और यूट्यूब पर इसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ये समझ लो लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित है कि शिक्षा विभाग के अंदर अगर कोई पहली भर्ती आएगी तो फर्स्ट ग्रेड की आएगी। जैसे अभी संस्कृत विभाग की चल रही है तो जस्ट इसके बाद वैकेंसी आनी है और बड़ी भर्ती आनी है, ये तो निश्चित है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको ये टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। टोटल आपको कम से कम 20 टेस्ट दिए जाएंगे और कितने परसेंट? 75%, 150 अंक के दिए जा रहे हैं। एक और फर्स्ट पेपर के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ दिया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर भी आपको इसमें मिलता है। तो आप इसको ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके, वहां से आपको टेस्ट मिलेगा, उसका पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग। और इस टेस्ट की खासियत ये भी रहेगी कि ये दोनों माध्यम में होगा, हिंदी माध्यम भी मिल रहा है और अंग्रेजी माध्यम भी मिल रहा है, प्लस इसकी पीडीएफ आपको मिल रही है। अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं ऐप में ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहता, टेस्ट नहीं देना चाहता, तो मैं पीडीएफ निकाल के इस टेस्ट की प्रिंट आप निकाल के आप वैसे दे सकते हैं। तो दोनों ही सुविधा है। और जस्ट तीसरी सुविधा आपको ये दे दी कि आपको यूट्यूब पर इसका पूरा का पूरा विश्लेषण 75 प्रश्नों का करवाया जा रहा है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे मैथ है, चाहे हिंदी है, चाहे इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे करंट का। ठीक है, ये लगभग टेस्ट कौन सा चल रहा है? हमारा 10वां टेस्ट चल रहा है। इससे पहले 9 टेस्ट हो चुके हैं और 1 साल की वैलिडिटी इसके अंदर है। अब ये आपका पूरा सोल्यूशन सर आपको लगातार करवा रहे हैं, आराम से एक एक चीज समझा के करवा रहे हैं, क्योंकि टाइम आपके पास खूब है। तो आराम से इस वीडियो को आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। तो अब देखिए पूरे 75 प्रश्नों का सोल्यूशन 150 अंक के साथ। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये मॉडल पेपर का 10वां है। इससे पहले हमने 9 कर चुके हैं, उसमें इसी प्रकार की प्रश्न और व्याख्या रही थी। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। निम्न कथनों पर विचार करके असत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। पहचान करनी है, ठीक है, पहचान करनी है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये किसकी परिभाषा है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है या सीखना है? ये किसकी परिभाषा है? ठीक है, तीसरी परिभाषा से संबंधित है, थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्था की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, ये कथन किसका है? देखिए अभी काफी समय पड़ा है, इसलिए थोड़े प्रश्न लेंथी है, परिभाषाओं से संबंधित है, हम इनका बार बार अभ्यास करके इनको अपना बना सकते हैं। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना अथवा अधिगम है, ये जर्सील्ड की है। इन 4 परिभाषाओं में आपको क्या करना है? ऐसा देखना है जो क्या है, बिल्कुल असत्य है। बाकी 3 सही है और एक इसमें असत्य है। तो देखिए नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो वुडवर्थ की है। क्या है? वो वुडवर्थ की है। ये बात बिल्कुल क्या है, एकदम सत्य है। दूसरा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, ये किसका है? ये गेट्स व अन्य का है। ये विद्वान है गेट्स और अन्य, उनका है। ठीक है, तीसरा देखो आप, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्था की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, ये कथन स्किनर का है। ठीक है, प्रगतिशील व्यवहार, प्रगतिशील व्यवहार के बारे में कौन बात करते हैं? वो करते हैं आपके स्किनर। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार के बदले व्यवहार व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार किसी प्रकार का परिवर्तन लाना, जर्सील्ड की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? ये अलग है, ये जर्सील्ड की नहीं है। तो किसकी है बताइए आप? इसमें चौथा जो उत्तर है ये होगा आपका गिलफोर्ड की है। ये गिलफोर्ड की है। किसकी है ये गिलफोर्ड की है, गिलफोर्ड की। ठीक है, ये हमारा पहला उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा, प्रश्न संख्या 2,
ये देखो थोड़ा तथ्य दिया है, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड की परिभाषा है। अधिगम व्यवहार एवं दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। दोनों का क्या है? परिमार्जन है। तो वो है बर्फी। क्या? मर्फी। आप बर्फी से भी याद रख सकते हो कि परिमार्जन यानी शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होना चाहिए किसमें? बर्फी में। आप इसको जोड़कर रख सकते हो। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम होता है। क्या होता है कि जब कई बार हम नवीन परिस्थितियों में अपने आप को डालते हैं तो वहां जब कुछ चीजें सीखते हैं तो वो फिर क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं हम। ये है भारी भरकम दूसरा प्रश्न। क्या कहता है? निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? इसमें आपको अधिगम की विशेषता को बताना है। क्या करना है? अधिगम की विशेषता को बताना है कि कौन सी नहीं है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति में चिंतन नहीं होगा, मानसिक प्रक्रिया नहीं होगी, तो हम अधिगम नहीं कर सकते। दूसरा, अधिगम मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। यानी प्रवृत्त्यात्मक यानी प्रवृत्ति, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसमें इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो मनुष्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय है। बिल्कुल, आप निष्क्रिय होकर अधिगम कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? निष्क्रिय होकर अधिगम नहीं कर सकते, आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। अधिगम परिवर्तन है। बिल्कुल, अधिगम परिवर्तन है। अधिगम अविवेकपूर्ण प्रक्रिया नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधिगम अविवेकपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, जबकि अधिगम क्या है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इसकी विशेषता नहीं है। अधिगम खोज करना है। बिल्कुल, कोई चीजें जब हम सीखेंगे तो खोज करके ही सीखेंगे। कूट के माध्यम से केवल 1 2, केवल 4, केवल 5, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 5 हो जाएगा। आगे देखो आप, प्रश्न संख्या, इसका जो तथ्य है वो देखो। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों रूपों में होता है। ठीक है, अधिगम है वो ज्ञानात्मक भी है और भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। अधिगम के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अभी देखो, अभी आप देख रहे हो कि कोई भर्ती नहीं आ रही है, ऐसा वैसा। जब भर्ती आएगी तब अफरा तफरी मचेगी। इसलिए सीखने के लिए अधिगम को आवश्यकता होती है समय की। अभी हमारे पास समय है तो हम ये क्या कह रहे हैं? देखो, अधिगम के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है और अब हमारे पास पर्याप्त समय भी है, तो आप अधिगम को अधिगम के तरीके से अच्छी तरह सीख सकते हैं। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। बिल्कुल, वातावरण और क्रियाशीलता, वातावरण में ही व्यक्ति कोई है वो क्रिया करता है और उसकी उपज है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट। डेविड आसुबेल 1968 ने अधिगम के 4 प्रकार बताए, निम्न में से कौन सा नहीं है? 4 प्रकार किसने बताए? डेविड आसुबेल ने। कब बताए? 1968 में। ठीक है, 4 प्रकार बताए, इनमें से एक प्रकार वो नहीं है। ठीक है, तो अधिग्रहण सीखना बताया इन्होंने। अन्वेषण यानी खोज, अन्वेषण यानी खोज, खोज करके भी व्यक्ति सीखा जा सकता है। रट कर भी इन्होंने बताया कि रट कर भी सीखा जा सकता है। करके सीखना नहीं, करके सीखना ये इन्होंने नहीं बताया। तो करके सीखना कौन बताते हैं? थॉर्नडाइक। कौन? थॉर्नडाइक, ये बताते हैं। थॉर्नडाइक भाई साहब है वो, उन्होंने करके सीखने पर बल दिया। इसके साथ साथ स्किनर ने भी करके सीखने पर बल दिया। ये 2 विद्वान थे, व्यवहारिक बात थे ये, इसलिए इन्होंने करके सीखना पर बल दिया। आगे देखिए आप, इसका थोड़ा व्याख्या। डेविड आसुबेल ने 1968 में अधिगम के क्या बताए? 4 प्रकार बताए। अभिग्रहण यानी हम किसी भी तथ्य को ग्रहण कर सकते हैं उसके पास जाकर। अभि का अर्थ होता है नजदीक या पास में, अभि का अर्थ होता है नजदीक या पास, नजदीक या पास। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के नजदीक होकर हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसका सीख सकते हैं। अन्वेषण यानी खोज, इन्होंने बताया कि खोज के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज को सीख सकते हैं। तो अन्वेषण, रटकर भी, इन्होंने कहा भी रटकर भी काम चलाया जा सकता है, रटकर भी काम चलाया जाता यानी सीख सकते हैं। और अर्थपूर्ण, दूसरा है एक चीज को अर्थ। देखिए, आज की जो प्रणाली है, इसको हम यूं कहें कि सारी चीजें हम समझकर कंपटीशन पास करें, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजें रटनी पड़ेगी। सारी चीजें रट ले ये भी पॉसिबल नहीं है। तो
कुछ चीजों का अर्थ भी ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए ये चार बातें हम पर भी लागू होती है कि अर्थ भी ग्रहण करें, रटें भी, कुछ चीजों का खोज भी करें और कुछ चीजों को अभ्यास में लाकर उसको क्या करें, सीख जाएं, ग्रहण कर लें। शिक्षार्थी के गत ज्ञान यानी जो पीछे का ज्ञान है, गत का मतलब होता है पिछला, गत का मतलब क्या है, पिछला। शिक्षार्थी के गत ज्ञान के भंडार को संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब शिक्षार्थी इस संज्ञानात्मक संरचना में नए पाठ से सीखे गए अनुभूतियों को सार्थक ढंग से यानी सही अर्थ ढंग से जोड़ता है या संबंधित करता है तो उसे हम आत्मसात्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसात्करण कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा जाता है आत्मसात्करण क्या है। यानी जब विद्यार्थी, शिक्षार्थी, आप और मैं कोई भी है जो शिक्षार्थी है, देखिए जो चीजें हमारे पास गत ज्ञान है, पहले का ज्ञान है, उस ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान को हम जब ग्रहण करते हैं तब वो आत्मसात्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। बाकी और ये व्याख्या आप अच्छी तरीके से इसको देख लो। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? रॉबर्ट गेने ने 1965 में द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है इतनी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसकी है? तो ये किसकी है? रॉबर्ट गेने की है। किसकी है? रॉबर्ट गेने की है। रॉबर्ट गेने का जो अधिगम सिद्धांत है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो उसमें उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं वो बताओ आप, कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं, 7 प्रकार बताए हैं, या फिर 8 प्रकार बताए हैं, या फिर 10 प्रकार बताए हैं? तो जो रॉबर्ट गेने हैं उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। संकेत है, उद्दीपन अनुक्रिया है, श्रृंखला है, ठीक है, शब्द साचर्य है, संप्रत्य है। इस प्रकार से थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, आपको बता ही देते हैं कौन से बताए हैं। रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार बताए हैं। कौन से 8 प्रकार बताए हैं? आप देखो, इसकी एक श्रृंखला है। किस प्रकार? सर्वोच्च उच्चतम अवस्था 8 समस्या सीखना, ये 8वां है, ये सर्वोच्च अवस्था है। 8 प्रकार बताए हैं। इसका पहला प्रकार देखो आप, सांकेतिक सीखना, यानी संकेतों के माध्यम से सीखना पहला प्रकार है। ये सबसे निम्न स्तर का है। क्या है? संकेतों से अगर कोई चीजें सीखेंगे, ये निम्न स्तर की बात है। दूसरा आता है उद्दीपन अनुक्रिया, यानी उससे संबंधित क्रिया की जाए, उस कार्य से संबंधित क्रिया की जाए, ये दूसरा प्रकार है। उसके बाद श्रृंखला का सीखना, यानी उसको श्रृंखला बनाई जाए, जोड़कर सीखा जाए, तीसरा प्रकार है। चौथा है शाब्दिक साहचर्य, शब्दों का और उसका तालमेल बिठाया जाए, वो चौथा प्रकार है। फिर हम विभेद करके सीखें, अलग अलग कारणों को बांटकर सीखें, विभेद करके। फिर हम संप्रत्य को, ये संप्रत्य है, संप्रत्य है, संप्रत्य को समझे, यानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझें, फिर नियम जाने उसके, और फिर उसके बाद अगर कोई चीज समस्या समाधान है तो उसको समस्या को समाधान करके सीखें, तो वो ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। ये 8 प्रकार किसने बताए? रॉबर्ट गेने ने बताए, कंडीशन ऑफ लर्निंग में। किसमें बताए? कंडीशन ऑफ लर्निंग में बताए। बुक है, महत्वपूर्ण है ये बुक। प्रश्न संख्या 5, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में किसकी भूमिका नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। पीछे की रीट में सीधा ही पूछ लिया था कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वो दिया किसने? डेविड डी मैक्लिनैंड ने। किसने? डेविड डी मैक्लिनैंड ने दिया। इनके साथ में और कौन कौन से थे? एटकिंसन भाई साहब भी थे, और होयंगा भी थे, लेकिन थार्नडाइक नहीं थे। क्यों? क्योंकि थार्नडाइक का खुद का अपना सिद्धांत है करके सीखना, और उन्होंने ये बताए हैं 5 प्रभाव के नियम बताए हैं कि घोड़े को हम तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पिलाया नहीं जा सकता। वही बात हम पर लागू हो सकती है। हम आपको कंटेंट, आप बुकें, ये सारी उपलब्ध करवाई जा सकती है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ फिट नहीं की जा सकती, वो खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब पर नियम लागू होता है थार्नडाइक भाई साहब का। तो ये चौथा है, वो इसका उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ी सी हम देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। फर्नांड के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य है श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा। हर व्यक्ति के मन में ये होती है कि हम श्रेष्ठता को प्राप्त करें, श्रेष्ठता की विशेष स्तर को प्राप्त करें, ठीक है, वही इच्छा फर्नांड भाई साहब बता रहे हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा में व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयास के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यानी हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि मैं वहां तक पहुंचूं जहां तक पहुंच सकता हूं।
ठीक है, जहां तक प्रयास पहुंचा जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा में उपलब्धि की चाह व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति को क्या करती है? क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ये थोड़ी सी इसकी व्याख्या थी, हमने देखी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 देखो आप। जेरोम ब्रूनर ने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए आप, जेरोम ब्रूनर है, जीन पियाजे है, और ये जो सामाजिक वाले हैं, इनको हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे प्रश्न बनेगा, हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 बताई है, 5 बताई है, 3 बताई है, या 6 बताई है? कितनी बताई है? तो वो बताओ आप, कितनी बताई है? इसकी इन्होंने बताई है 3। कितनी बताई है? 3। वो कौन कौन सी अवस्था, वो थोड़ा हम इस व्याख्या में देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई चीजें जब लिखित रूप में सामने हो तो वो स्थायी होती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी। तथ्य, जेरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? जेरोम ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया। ये महत्वपूर्ण है, इतनी लाइन भी काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा सिद्धांत दिया? तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया। 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्था। कौन कौन सी, वो देखो। विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, ठीक है, विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था देखो कैसी होती है। पहली अवस्था है, बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं व संवेदनाओं द्वारा सीखता है। यह अवस्था 3 वर्ष तक है। 3 वर्ष तक बच्चा क्या करता है? अपनी संवेदनाओं से सीखता है। रोना सीखता है, चिल्लाना सीखता है, गर्म ठंडा का आभास करना सीखता है। यानी हम कहेंगे उसको कि ये आग है, लेकिन वो नहीं समझेगा। जब उसके पास में वो जाएगा, उसको छुएगा, तो उसको संवेदना से पता चलेगा कि ये क्या है, गर्म है, इसलिए वो सीखेगा। 3 वर्ष तक बालक, ठीक है। उसके बाद है प्रतिमा आधारित अधिगम। दूसरा कारण है प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ क्या होता है कि आकृति, प्रतिमा, आकृति। देखिए जब 3 से बाद बच्चा होता है, जब वो घर पे अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ घर से बाहर देखता है, तो वो क्या देखता है कि गली में एक हाथी जा रहा है। क्या जा रहा है? एक हाथी जा रहा है, और दादाजी उसको समझाते हैं कि ये हाथी है, तो बच्चा समझ जाता है कि ये हाथी है। यानी उसने प्रतिमा देख ली। क्या देख ली? प्रतिमा देख ली, वो बच्चा सीख गया। तीसरी अवस्था देखो, यह अवस्था 3 से 12 वर्ष तक रहती है। इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण या मूर्त पदार्थों द्वारा सीखता है, यानी प्रत्यक्षीकरण किया, उसने देखा और सीख गया। तीसरी देखो, चिह्न आधारित अधिगम की अवस्था। इसमें सिंबॉलिक बनते हैं चिह्न, यानी उसने क्या देखा? एक किताब के अंदर डायनासोर का चित्र देखा, और उसके बाद उसने टीवी में उसका चित्र देखा, यानी वो उसका चित्र देख रहा है। क्या देख रहा है? चिह्न देख रहा है। उसके बाद उसको पता चल गया कि ये डायनासोर है, ठीक है। हमने भी ऐसा ही सीखा है। आपने भी किसी सीधा प्रत्यक्ष रूप से डायनासोर को देखा नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन हमने उसको क्या है, चिह्न के माध्यम से, चिह्न के माध्यम से उसकी एक अवस्था बना ली है, दिमाग में उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। तो ये 3 विधि बताइए, उस 3 विधि के माध्यम से बच्चा सीखता है। चलिए आगे। संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट किसे माना जाता है, यह बताना है आपको। तो इसमें देखो, अल्बर्ट बांडुरा, मैंने पहले बताया था, अल्बर्ट बांडुरा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां बांडुरा साहब आए नहीं हो। जेरोम ब्रूनर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जब ब्रूनर से प्रश्न बने नहीं हो। और जीन पियाजे की तो बात ही क्या करें, हर परीक्षा में आपको मिलेंगे। एटकिंसन, ये उपलब्धि प्रेरणा से है। तो ये क्या है? संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा है। क्या है? अल्बर्ट बांडुरा है। कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया? थोड़ी सी व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए आप, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी। कौन सी दी? सोशल लर्निंग थ्योरी बांडुरा ने दी। बांडुरा ने प्रतिरूपण की प्रक्रिया यानी मॉडलिंग प्रोसेस बताई। कौन सी बताई? मॉडलिंग प्रोसेस। ये निम्न चरण बताए, पद बताए, 4 पद बताए। ये देखो, ये पिछली ही संस्कृत जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें ये बना था, फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न बना था। इसमें से एक कारण पूछा था कि इसमें से कौन सा कारण नहीं है। संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। अवधान, अटेंशन, यानी मॉडल आकर्षक हो। कैसा हो? मॉडल आकर्षक होगा तो अटेंशन करेगा, अवधान पैदा करेगा। धारण है, व्यक्ति प्रतिमाओं को धारण करता है, उसको मॉडल को देखकर व्यक्ति क्या करेगा? रिटेंशन करेगा, धारण करेगा, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा।
ठीक है, रिप्रोडक्शन करेगा, सीखे व्यवहार का, पुनः प्रस्तुतिकरण करना और फिर पुनर्बलन यानी इन्फोर्समेंट मिल जाएगा। पुनः प्रस्तुतिकरण करने पर सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह का पुनर्बलन होता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पुनर्बलन कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का है। ये थोड़ी सी व्याख्या थी, हमने देखी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें से क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। अब आप ये समझो पहले तो कि केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक क्या है। देखो, दो प्रकार से अधिगम के सिद्धांतों को दो प्रकार से बांटा है। एक तो है केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक यानी कोग्नेटिव वाले, एक है व्यवहार वाले, व्यवहारिक। व्यवहारिक में देखो थॉर्नडाइक आएंगे, स्किनर आएगा, आपके वाटसन आएंगे, गुथरी आएंगे, ये सारे व्यवहारवादी हैं। जबकि संज्ञानात्मक की बात करें, कोग्नेटिव की बात करें, तो जेरोम ब्रूनर आएंगे, बांडूरा आएगा, जीन पियाजे, ये सारे आएंगे। ठीक है, मैक्स वर्दीमर भी आ जाएगा इसमें, गेस्टाल्ट इनका है। अल्बर्ट बांडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये भी इनका है, ये भी कोग्नेटिव में आता है। कूट लेविन क्षेत्र सिद्धांत, ये भी कूट लेविन का है। क्षेत्र सिद्धांत ये भी इसमें आता है, केंद्रीय में। गुथरी का है ना, गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत, ये व्यवहारवादी है। क्या है? व्यवहारवादी है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ये क्या है? व्यवहारवादी है, इसलिए ये अलग हो गया। टोलमैन का चिह्न पूर्णाकर सिद्धांत, ये भी किस में आएगा? कोग्नेटिव में आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा है? वो है केवल चार असत्य है। क्या है? केवल चार असत्य है। ये हमारा उत्तर हुआ। चलिए प्रश्न संख्या आगे नेक्स्ट क्या कहता है। ये तथ्य देखो, अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों। कौन कौन से दो भाग? एक तो देखो साहचर्य परिधीय उद्दीपन अनुक्रिया, या फिर इसे हम व्यवहारवाद कह देंगे। यानी ये इसका नाम है, आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इनमें से कोई नाम दे सकता है। देखो, साहचर्य भी कहते हैं, परिधीय भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, स्किनर ने दिया था। व्यवहारवाद के जनक वाटसन माने जाते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये अलग है। केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक जो है वो उसमें आएंगे आपके जो ऊपर थे, वर्दीमर है, जीन पियाजे है, आपके जीन ब्रूनर है। ठीक है, ये सारे आएंगे। तो साहचर्य परिधीय उद्दीपन अनुक्रिया व्यवहारवाद सिद्धांतों में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क, हल, गुथरी, ये सारे किस में आते हैं? व्यवहारवादी हैं। ये सारे के सारे क्या है? व्यवहारवादी है। क्या है? व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी है, ये सारे व्यवहारवादी। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो व्यवहारवादी और कॉग्निटिव दोनों है। आगे वाला प्रश्न आप थोड़ा सा पढ़ो एक बार। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, ये अब राजस्थान इंडियन जो पॉलिटिकल है उसके प्रश्न आ गए हैं। हमारे जो साइको के प्रश्न थे, मनोविज्ञान के प्रश्न थे, उसमें भी हमने इस मॉडल पेपर में ले रखा है। तो 7-8 प्रश्न करते हैं। उसके बाद अभी ये भारतीय राजनीति से संबंधित प्रश्न है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन कई बार सरल प्रश्न भी क्या करता है? धोखा देता है, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा है। प्रधानमंत्री करता है क्या? राष्ट्रपति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर लोकपाल? कौन करता है? भी आप बताओ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? ये करेंगे महोदय राष्ट्रपति साहब। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। इसकी थोड़ी व्याख्या आप देखो। अनुच्छेद 124 क्लोज 2 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि 124 क्लोज 2 में हैंड टू हैंड नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। हैंड टू हैंड नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये हमने बात की थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली यानी 1+4 के माध्यम से न्यायाधीशों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कोलेजियम सिस्टम से होती है। क्या होती है? कोलेजियम सिस्टम से होती है। और कोलेजियम सिस्टम क्या है? 1+5 व्यक्तियों का समूह होता है। क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। न्यायाधीशों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। ठीक है, ये थोड़ी व्याख्या थी, हमने देख ली। अब देखो, राष्ट्रपति कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1+5 ने 1+4 ने क्या किया, कोई किसी का नाम भेज दिया, राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया तो एक बार वो उसको वापस भी लौटा सकता है। यदि कोलेजियम पुनः सिफारिश राष्ट्रपति को करती है तो राष्ट्रपति मनाने के लिए यानी मानने के लिए बाध्य है। क्या है? मानने के लिए
बाध्य है, फिर राष्ट्रपति को वो बात माननी पड़ेगी, लेकिन एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वो अलग बात है। कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम का शाब्दिक अर्थ होता है सदस्यों का समूह है, ठीक है, कितनी महत्वपूर्ण बात है, सदस्यों का क्या है, समूह है, कोलेजियम प्रणाली का शाब्दिक अर्थ है। कोलेजियम प्रणाली का अस्तित्व आया ना, तब तो ये 1+2 ही था, 1993 में आया था ये, 1993 में आया था, तब ये 1+2 ही था, क्या था, 1+2 था, 1+2 था। लेकिन कोलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप 1+4 है, और वो स्वरूप आया है 1998 में। कब आया है, 1998 में। चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, अहर्ताओं की का उल्लेख कहाँ है, किसमें है, अहर्ताएं का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 124 में है, 124(2) में है, 124(3) में है, अनुच्छेद 124(d) में है, किसमें है बताओ आप। ठीक है, तो हमने बात की थी कि ए में तो क्या है, संगठन एवं संरचना है, एक में तो क्या है, 124 एक में तो क्या है, संगठन एवं संरचना है, संगठन एवं संरचना है, किसकी, उच्चतम न्यायालय की। 2 में क्या है, 102 में क्या है, हैंड टू हैंड नियुक्ति है, क्या है, हैंड टू हैंड नियुक्ति थी, नियुक्ति है। 3 में क्या है, देखो 3 में तय है, और इधर भी तय है, तो इधर भी 3 है, तो 3 में योग्यता है, अहर्ता है, 3 में योग्यता है, योग्यता है, योग्यता है, और अहर्ता है, अहर्ता है, ठीक है, ये 3 में है, ठीक है। और 4 में क्या है, हटाने की प्रक्रिया है, 4 में क्या है, हटाने की प्रक्रिया है। 1 में सुप्रीम कोर्ट का संगठन गठन ये है, बी में देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, टू हैंड नियुक्ति है, 3 में योग्यता और अहर्ता है। अब क्या क्या योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, यह भी होना चाहिए, या फिर ये नहीं है तो फिर क्या है कि 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत हो, विधिवत हो, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए आयु संबंधी योग्यता नहीं है भाई, कोई योग्यता, आयु संबंधी कोई ऐसी योग्यता नहीं है। आप सामने वाला प्रश्न आगे वाला पढ़ो थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। तो अब देखो आप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में जिसका मुख्यालय है, यानी नीदरलैंड में, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, में 4 भारतीय व्यक्ति न्यायाधीश रहे हैं, कितने, 4 भारतीय न्यायाधीश रहे हैं, है वर्तमान में, निम्न में से कौन सा नहीं है, एक इनमें से है, वो नहीं है, वो हमें बताना है। बेनेगल नरसिंह राव, कौन सा, बेनेगल नरसिंह राव 1952 से 53 तक, ये है बेनेगल नरसिंह राव। गजेंद्र सिंह है 85 से 88, ये बताना है आपको। रघुनंदन स्वरूप जज 89 से 91 तक, और दलवीर भंडारी 2012 से वर्तमान तक, ये जोधपुर से है। और नगे, ये जो आपको बताना है, ये तो इसकी व्याख्या आ गई है, तो इसके पास में ही आ गया। तो राजेंद्र सिंह है, ये नहीं है, क्योंकि इनके जगह कौन थे, इनके जगह नगेंद्र सिंह थे, नगेंद्र सिंह थे, क्या थे, नगेंद्र सिंह, ठीक है। इनका संबंध डूंगरपुर से, ये व्याख्या भी आ गई यहीं पास में, नगेंद्र सिंह डूंगरपुर से अध्यक्ष थे, और ये 1985 से 1988 तक रहे थे, उपाध्यक्ष भी रहे थे ये 1976 से 79 तक। इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सुनवाई करते हुए सीबीआई, जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी। देखिए आप, किसने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को क्या कह दिया, पिंजराबंद तोता कह दिया, और किस सुनवाई में कह दिया, ये आपसे पूछा है। कोयला आवंटन घोटालावाद में कहा, या केशवानंद बनाम केरलवाद में कहा, या फिर सोना आवंटन घोटालावाद में कहा, या फिर सारी बातें झूठी है, कोई नहीं है इसका उत्तर, क्या है आप बताओ। ठीक है, तो ये जो सीबीआई को पिंजराबंद जो कहा था ना, पिंजराबंद ये कहा था कोयला आवंटन घोटाले में, किसमें कहा था, कोयला आवंटन घोटाले में पिंजराबंद कहा था, किसको, सीबीआई को, किसने, उच्चतम न्यायालय ने। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, किस अनुच्छेद अनुसार उच्चतम व उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां 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 अंग्रेजी भाषा में होगी, किस में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, आप अभी भी देखते हो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, तमाम जो कार्रवाई है वो किस में होती है, अंग्रेजी भाषा में होती है। इनमें से अनुच्छेद पूछा है कि किस अनुच्छेद में है। बात करें 129 में क्या है, तो ये तो एक अभिलेख न्यायालय है, इसमें तो क्या है, यह एक अभिलेख न्यायालय, ये लिखा है, यह एक अभिलेख न्यायालय है,
क्या है? अभिलेख न्यायालय है, ये लिखा है इसमें तो। 129 में क्या लिखा है? ये एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है अभिलेख न्यायालय? क्या होता है कि इसके तमाम जो निर्णय हैं उनको लिखित रूप में रखा जाएगा, उनको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा, ताकि वो अधीनस्थ न्यायालयों के काम आ सके। ये बात कहाँ लिखी है? 129 में लिखी है। बात करें 148 में, तो इसमें तो जो है भारत का नियंत्रक महालेखा है, भारत का नियंत्रक महालेखा, नियंत्रक महालेखा, महालेखा परीक्षक है, केग जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केग जिसे बोलते हैं, केग जिसे बोलते हैं, वो है 148 में। 345 में क्या है? राज्य की, राज्य की क्षेत्रीय भाषा, आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा, राज्य की आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा, राज्य की आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा, यानी कोई भी राज्य है अपनी क्षेत्रीय भाषा को अधिकार दे सकता है। जैसे पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो फिर कौन सा बच गया? 348 एक बच गया। इसमें क्या है? इसमें उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही हैं वो 348 के माध्यम से क्या होगी? इंग्लिश में होगी, अंग्रेजी में होगी। आपको भले समझ में न आए तो न आए, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसकी अवधारणा 1935 के अधिनियम से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 व अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ये लाइन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है भाग 5 में है, और 124 से लेके 147 तक के जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ये एक अंतिम अपीलीय न्यायालय है, इसके बाद हम अपील नहीं कर सकते। ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ये मूल अधिकारों का रक्षक है, संरक्षक है, अभिभावक है और संविधान का व्याख्याकार है। संविधान की व्याख्या भी करता है, अंगरक्षक भी है, अभिभावक भी है। सारी बातें उच्चतम न्यायालय के लिए बोली गई है। इतिहास के बारे में जाने तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया और इनके साथ अन्य 3 न्यायाधीश भी थे। क्या थे? 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, 1+3 था। और ये पूछा जाता है कि पहले किन को बनाया गया? तो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। और 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी पूछा जाता है कि फेडरल न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या कहता है। अब ये प्रश्न पॉलिटिकल से संबंधित थे, वो पूरे हुए। अब संबंधित है मैनेजमेंट के प्रश्न आ चुके हैं, उनको करते हैं। ये क्या कहता है? आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेखित है कि विद्यालय वार्षिक योजना का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी? ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमएससी। क्या? एसएमसी, एसएमएससी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो खुद का जो प्रावधान है, संगठन है, वो तो किस में है? धारा 21 में है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, किस में है? एसएमएससी का जो संगठन या जो निर्माण है वो किसमें है? धारा 21 में है। लेकिन लेकिन जो ये विकास योजना निर्माण तैयार करेगी ना, विकास योजना, विद्यालय वार्षिक योजना के लिए विकास निर्माण योजना तैयार करेगी, वो किस में करेगी? वो धारा 22 में करेगी। क्या करेगी? आपको याद रखना है, विकास योजना जो तैयार करेगी, विकास योजना जो तैयार करेगी वो 22 में करेगी। क्या करेगी? विकास योजना 22 में तैयार करेगी। खुद का संगठन किस में है? 21 में है। चलिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किसमें है? 21 में है। विद्यालय प्रबंधन समिति के कृत्यों का पालन धारा 22 में विद्यालय विकास योजना है। ठीक है, ये देखो विकास योजना किसमें है? 22 में है। और यहां आपसे पूछ ले कि एसएमसी के जो कृत्य है या कार्य है वो किस में है? तो वो है 21 में। कार्य किस में है? 21 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में शिक्षकों की आबू संगोष्ठी कब हुई? आबू संगोष्ठी कब हुई? आबू पड़ता है सिरोही में, और वहां एक शिक्षकों की संगोष्ठी हुई। और वहां शिक्षक जब पहली बार गए तो उन्होंने ये मंथन किया, मनोरथ किया, विचार किया कि विद्यालयों का क्या होना चाहिए? संस्थागत नियोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्थागत नियोजन होना चाहिए। पहली बार उन्होंने शिक्षकों ने ये बात कही। लेकिन ये पूछ रहा है कि आबू संगोष्ठी हुई कब? कब हुई? तो बताओ कब हुई? 52-53 में हुई,
62-63 में हुई, या फिर 67-68 में हुई, या फिर 86-87 में हुई? कब हुई? ठीक है, तो इसका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये आपके 67-68 में हुई। पहली बार जब शिक्षक वहां गए, आबू में गए, तो उन्होंने 67-68 में ये प्रयोजन रखा, ये प्रभाव रखा कि क्या होना चाहिए, संस्थागत नियोजन होना चाहिए। देखिए 1967-68 में शिक्षक आबू संगोष्ठी में पहली बार कहा गया कि राजस्थान में संस्थागत नियोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्थागत नियोजन होना चाहिए। जिला योजना निर्माण की संस्तुति भी आबू संगोष्ठी में की गई, जिला निर्माण की संस्तुति भी वहां की गई। ये दोनों बातें होनी चाहिए। ठीक है, ये बात कब हुई? 1967-68 में हुई। चलिए प्रश्न संख्या 16, योजना भावी कार्यक्रम की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी कथन है। ये एक फैक्चुअल प्रश्न है, परिभाषा संबंधित प्रश्न है। आप बताओ क्या है, क्या है ये फैक्चुअल, किसकी परिभाषा है? जॉन मिलेट की है, लिंकन की है, या बरमुंडा की है, या फिर स्मिथ की है? किसकी है बताओ आप? योजना भावी कार्यक्रम की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी कौन करते हैं? जॉन मिलेट। कौन? जॉन मिलेट। ये थोड़ा याद रख सकते हो आप, कैसे भी जोड़कर रखें। चलिए प्रश्न संख्या क्या कहता है, संस्थागत नियोजन एक तरीके से उल्टे पिरामिड की तरह दिखने वाली योजना होती है एवं संस्थागत नियोजन को व्यापक आधार दिया जाना चाहिए तथा नियोजन की प्रक्रिया का भी विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। ये कथन किसका है? आज कथन से ज्यादा प्रश्न है, लगभग कथन से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़ा लोड भी आ रहा है, आपको पता है आपके दिमाग पर कि कथन से जब प्रश्न आते हैं तो फिर थोड़ा सा मानव स्वभाव है, लोड लेना पड़ता है। संस्थागत नियोजन एक तरीके से उल्टे पिरामिड की तरह दिखने वाली योजना है, उल्टे पिरामिड की तरह। ठीक है, किस प्रकार? उल्टे पिरामिड की तरह दिखती है। ठीक है, उल्टे पिरामिड की तरह दिखती है। क्या है? इसके जो विद्वान है वो जेपी नायक है। आप याद रख सकते हो इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको जेपी, अगर इस प्रकार से जे बना दिया मैंने और इस प्रकार से पी बना देता हूं, तो थोड़ा सा ये उल्टा पिरामिड का इस प्रकार से बन जाएगा। ये थोड़ा सा आप जोड़ सकते हो, अपने तरीके से भी जोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। संस्थागत नियोजन को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है, कितने क्षेत्र में बांटा गया है? संस्थागत नियोजन होता क्या है, पहले तो ये समझो आप। संस्थागत नियोजन ये है कि जब किसी भी संस्था का हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसकी उत्कृष्टता का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मंजिल निर्धारित करते हैं, तो विभिन्न क्षेत्र बांटे जाते हैं। भवन निर्माण की भी जरूरत पड़ती है, जो अन्य चीजें हैं, सुधार की भी जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें हैं, इनको हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग आप आराम से तथ्य से समझ लो कि कौन से हैं। उनमें से कई बार प्रश्न नहीं से संबंधित पूछ लिया जाता है। देखिए पहला प्रकार इसका है शैक्षिक क्षेत्र। कौन सा? शैक्षिक क्षेत्र, यानी शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, यानी शिक्षा में सुधार करेंगे, वो पहला कारण होगा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम। ठीक है, अध्यापक की दैनिक डायरी है, ये इसमें आएगी। पाठ्यक्रम में विभाजन करेंगे, वो भी शैक्षिक सुधार में आएगा। गृह कार्य सुधार है, श्रुति यानी सुलेख लिखाएंगे तो वर्तनी सुधार कराएंगे बच्चों का, तो भी शैक्षिक सुधार में आएगा। नामांकन में वृद्धि होगा, ठहराव होगा, भित्ति पत्रिका बनेगी, या निदान करेंगे, उपचार करेंगे, या TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी सहायक सामग्री अगर काम में लेंगे पढ़ाने के लिए, तो वो भी किस में आएगी? ये सारी की सारी आपके शैक्षिक क्षेत्र में आएगी। दूसरा जो क्षेत्र है वो है सह शैक्षिक क्षेत्र। क्या? दूसरा जो क्षेत्र है वो है सह शैक्षिक क्षेत्र। ठीक है, सह शैक्षिक क्षेत्र। एनसीसी है, स्काउटिंग है, इको क्लब है, ये जो सारे चीजें हैं, SUPW कैंप है, उत्सव है, जयंतियां, प्रार्थना सभा, ये जो PT परेड व्यवस्था, ये सारी खेल कूद बुकें, ये सारी चीजें, बुक बैंक, ये जो है दूसरे में आएगी। भौतिक संसाधन तीसरा इसका प्रकार है, तीसरा भौतिक संसाधन। इसमें भवन निर्माण है, पानी की टंकी है, खेल का मैदान है, साइकिल स्टैंड है, वृक्षारोपण है, फर्नीचर है, ये सारी बातें किस में आएगी? आपके भौतिक संसाधन में आएगी। और फिर चौथा प्रकार आ जाता है इसका विविध। चौथा प्रकार क्या आ जाता है? विविध। राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में योजनाओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व की जो योजनाएं होती है वो कार्यक्रम में शामिल जब हम करते हैं तो वो इसका चौथा प्रकार में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये मैनेजमेंट के प्रश्न चल रहे हैं सारे। संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है, ये किसने कहा? आज सारे ही ज्यादातर कथन किसने कहा, क्यों कहा, ये चल रहा है। तो संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। क्या है? संस्थागत अगर नियोजन करते हैं हम किसी विद्यालय में शिक्षा सुधार के लिए, तो वो मील का पत्थर है। क्या है? मील का पत्थर है। मील का पत्थर क्या है? आप उखाड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते ना उसको,
उखाड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते। E.W. फ्रैंकलिन का ये कथन है। किसका है? E.W. फ्रैंकलिन का ये कथन है। चलिए आगे चलते हैं। परिवेक्षण को शिक्षण प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी किसने कहा? किसने कहा बताइए आप? रीढ़ की हड्डी किसने कहा? पर्यवेक्षण को। पर्यवेक्षण का मतलब है परिप्लस ईक्षण। परिप्लस ईक्षण यानी चारों तरफ नजर दौड़ाकर पूरा पर्यवेक्षण किया जाए, कहाँ क्या चल रहा है। संस्थागत नियोजन में, संस्थाओं में ये देखा जाए कि कहाँ क्या चल रहा है, चारों तरफ नजर दौड़ाई जाए कहाँ क्या चल रहा है। तो ये कह रहा है कि पर्यवेक्षण को शिक्षण प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी कहा है। अगर किसी भी संस्था में पर्यवेक्षण नहीं होता तो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। क्या है? रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी किसने कहा? मुदालियर कमीशन ने कहा, राधाकृष्ण आयोग ने कहा, या फिर राष्ट्रीय आयोग ने कहा, या फिर यशपाल समिति ने कहा? किसने कहा? ठीक है, तो बताने को तो इसका उत्तर तो जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कई बार। लेकिन थोड़ा सा आप जोड़ सकते हो कि रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है इसमें देखो आप, जो हड्डी है इसमें डी का जो ट वर्ण का जो ट वर्ण का जो ड है, ट वर्ण का जो ड है इसका ट्रेड है। इसका क्या है? ट्रेड है। इसमें देखो ड है, यहाँ भी ड है, तो ये फिर ट्रेड चल रहा है किसका? ड का। तो ट्रेड जहाँ है, यहाँ राष्ट्रीय में ट्रे है, तो यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है वो ये बात बोलेगा। इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। प्रत्येक शिक्षा संस्था अपने वर्तमान साधनों से चाहे वे कितने ही सीमित क्यों न हो, ये बात देखो आप, प्रत्येक शिक्षा संस्था अपने वर्तमान संसाधनों में चाहे वो कितने भी सीमित क्यों ना हो, संसाधन नहीं है हमारे पास, न हो तो भी अधिक से अधिक योजना बनाकर, अच्छी से अच्छी योजना बनाकर और अधिक परिश्रम करके अपने शिक्षा सत्र को सुधारने की दिशा में और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कथन किसका है? कितना लाजवाब लजीज कथन है। ये हम पर भी लागू होता है कि जी हमारे पास सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारे अलग बातें होती है, ये सारी अलग बातें होती है। कहने को कुछ होता है, करने को कुछ होता है। करने वाले कम साधनों में भी बहुत कुछ करते हैं और रहने वाले साधनों से भी कुछ नहीं कर पाते। ये बातें चलती रहती है। तो ये किसने कहा? ये किसने कहा? ठीक है, तो ये भी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा। ठीक है, किसने कहा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा। देखिए दोस्त, आप भी ये मानते हैं, हम भी ये मानते हैं कि मैंने ये अक्सर देखा है आजकल डिजिटल ज़माने में मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। हम मोटिवेशनल नहीं हो पा रहे हैं, सुस्त छाया हुआ है। लेकिन जब तक हम आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित नहीं हैं, बाहरी अभिप्रेरणा काम नहीं आएगी। ये कड़वा सच है। बोलने को तो मोटिवेशन कुछ बातें मैं भी यहाँ से बोल सकता हूँ, लेकिन वो परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी। परीक्षा में भी पूछा जाएगा तथ्य, पाठ्यक्रम से संबंधित कंटेंट, हमें उसकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए क्या है। हिंदी के प्रश्न शुरू हो चुके हैं और हिंदी के प्रश्नों में हम करेंगे कि प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जब कोई शब्द के पीछे जुड़कर, प्रत्यय क्या है? जब कोई शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तब प्रत्यय है। और जब कोई शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उपसर्ग है। तो यहाँ प्रत्यय की बात चल रही है, हम प्रत्यय से संबंधित करेंगे। वर्षणी प्लस ए, वार्षणीय, सही है। वल्मीक प्लस ई, वाल्मीकि, सही है। विचार, विचारणीय प्लस ई है, विचारणीय, ये गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये होता है विचार प्लस अनीय, विचार प्लस अनीय, ये होगा, विचार प्लस अनीय होगा। ठीक है, और यह है दृश्य प्लस तव्य, दृष्टव्य, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों क्या है? सही है। ये जो है वो बिल्कुल असुमेलित है, गलत है। चलिए प्रश्न संख्या आगे। व्याख्या थोड़ी और भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़े ज्यादा करने होते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। प्रत्येक की दृष्टि से असुमेलित सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। मानव प्लस ई, मानवी। राधा प्लस ए, राधे। मरी प्लस अक, मारक। स्थान प्लस अन्य, स्थानीय। इसमें से आपको क्या ढूंढना है? असुमेलित। क्या ढूंढना है? असुमेलित। मानव प्लस ई, मानवी, सही है। राधा प्लस ए, राधे, सही है। मरी प्लस अक, मारक भी सही है। लेकिन स्थान प्लस अन्य क्या है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये देखो, ये होगा आपका स्थान प्लस ई है।
तान प्लस ई है, तान प्लस ई है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, सुमिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है, क्या नहीं है, लय प्रत्यय नहीं है। मूल शब्द मंजू है, मूल शब्द मंजू है प्लस लय मंजूल है। मांसल में मांस मूल शब्द है और इसमें लय प्रत्यय है, तो ये है। और श्याम प्लस लय ये भी है, श्याम प्लस लय ये भी है, तो क्या हो जाएगा आपका एतल। इसमें ए जो है वो उपसर्ग है, ए है वो क्या है, उपसर्ग है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, गार, ठीक है, गार, तो ये शब्द है वो है स्नानागार, स्नानागार, स्नान प्लस आगार, क्या हो जाएगा, स्नान प्लस आगार, स्नान प्लस आगार, स्नान प्लस आगार, ये तो है स्नान प्लस आगार। ये है याद प्लस गार, यादगार, यादगार माहौल। मददगार, ये है मददगार, मददगार, और ये रोजगार, ये सही है। अब आप खुद ही देख लो कि किस में गार है और किस में आगार है, ठीक है, ये हमारा उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर। पर्सन संख्या, किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दो प्रत्यय, एक नहीं दो पूछे इस बार। विवस्था, तो विवश प्लसता ये तो सही है, विवश प्लसता ये तो सही है। सुंदर प्लसता ये भी ठीक है, इसमें एक है। मित्र प्लसता ये भी एक है, मित्र प्लसता ये भी एक है। लेकिन यहां देखो आप, मनु प्लस ए, मनु प्लस ए मानव, और मानव प्लस ता मानवता, तो दो प्रत्यय हुए कि नहीं हुए, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है, कौन सा प्रत्यय नहीं है, ईयल, कौन सा प्रत्यय नहीं है, ईयल। थर्ड प्लस ईयल बिल्कुल है, अड़ प्लस ईयल बिल्कुल है, मर प्लस ईयल बिल्कुल है, नारियल में ईयल प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर में नेतृत्व पूछ रहा है कि कानपुर में किसने किया। कुंवर सिंह ने, तांता टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, या फिर नाना पाटेकर ने, किसने किया। नाना पाटेकर कहां से आ गए, नाना पाटेकर तो नहीं होंगे, नाना पाटेकर तो नहीं है, तो कौन थे, नाना साहब थे, नाना साहब थे, नाना साहब थे। धुंधु पंत कहा जाता है, धुंधु पंत कहा जाता है, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, धुंधु पंत कहा जाता है, वो थे। लेकिन इसमें वो है ही नहीं, तो फिर क्या उत्तर क्या लगाए, उनका सहयोग किया था, उसका उनका सहयोग किया था किसने, तांता टोपे ने, तो हम उत्तर लगाएंगे तांता टोपे। कानपुर में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहां बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब धोंदूपंत ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी प्रमुख सहायता तांत्या टोपे ने की थी। किसने की थी, तांत्या टोपे ने। 2 बार राजस्थान भी आए थे, ये भी पूछा जाता है कि तांत्या टोपे कितनी बार राजस्थान आए, 2 बार आए थे, ये भी पूछा जाता है। बेगम हजरत महल ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया, शहर पूछा है कि किस शहर से बेगम हजरत महल ने किया, तो लखनऊ से, कानपुर से, या बनारस से, या इलाहाबाद से। इलाहाबाद से तो लियाकत, मौलवी लियाकत, मौलवी लियाकत अली ने किया था, मौलवी लियाकत, लियाकत अली ने किया था, ठीक है। कानपुर से नाना साहब ने किए थे, अभी हमने देखा नाना साहब, नाना साहेब। तो लखनऊ से है वो हमारी बेगम हजरत महल ने किया था। महल है ये, इन्हें महक परी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें महक परी कहा जाता है, महक परी। और महल परी किसे कहा जाता है, महल परी कहा जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। ये महल ऑलरेडी पहले से ही है, तो इनको क्या कह दिया, महक परी कह दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लखनऊ में 4 जून 1857 बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी, किनकी पत्नी थी, वाजिद शाह अली की। पुत्र इनका बिरजिश था, बिरजिश कादिर जो अल्पायु था को नवाब घोषित किया, और इन्हें महक परी भी कहा जाता है। अंत में नेपाल चली गई, वहां गुमनाम इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए आगे चलते हैं।
1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछा है। आपसे नहीं पूछा है किसने कहा, क्या किया, क्यों हुआ और क्या हुआ। इन्होंने कहा है कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? नाना साहेब का नेतृत्व? नहीं, बाकी भी नेतृत्व तो बाकी भी थे। झांसी की रानी का नेतृत्व? फिर तो दोनों के नेतृत्व आ गए, ये तो हो नहीं सकते। बहादुर शाह का सहयोग? सहयोग तो सबका ही था, ये एक थे। हिंदू मुस्लिम एकता, ये सबसे बड़ी बात थी। क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता है, वो सबसे बड़ी बात थी 1857 की क्रांति की। हालांकि सफल नहीं हुई, ये एक अलग बात है, लेकिन इससे बहुत कुछ बदल गया था। ब्रिटिश सरकार में बहुत कुछ बदल गया था। रानी लक्ष्मीबाई का एक मूल नाम क्या था? कितना लड्डू प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, कितना सरल प्रश्न पूछा गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब लड्डू प्रश्न आता है तो हम सीधा ही उसको क्या है कि खाने का प्रयास करते हैं और वो फिर नुकसान कर जाता है। तो सरल प्रश्न अक्सर क्या होता है, गलत कई बार होने की संभावना रहती है। 2015 की रीट में एक बार सरल सा प्रश्न पूछा गया कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? पहले ही ऑप्शन उसने चेतक दिया था और 80 से 90% जो बच्चे थे सभी चेतक को लगा कर आए थे। बहुत सारे विद्वान भी चेतक लगा कर आए थे, जबकि उनका हाथी कौन सा था? हाथी था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद, जिसको अकबर ने बाद में मुगलों ने उसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। क्या रख दिया? पीर प्रसाद। चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न को देखिए थोड़ा सा। 1857 भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? 1857 में देखिए शिक्षित जो मध्य वर्ग था उसने क्या किया? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया? बताइए आप। 1857 क्रांति का समर्थन किया? 1857 की क्रांति को तटस्थ रहे या देशी शासकों का विरुद्ध संघर्ष किया? क्या किया? ठीक है, क्या किया उन्होंने? न तो उन्होंने विद्रोह किया, न उन्होंने किसी का विरोध किया और न ही किसी का क्या किया? समर्थन किया। क्योंकि शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्ग था, वो क्या रहा? बिल्कुल तटस्थ रहा, अलग रहा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। योग्य नेतृत्व का, ये देखिए आप, विद्रोह की असफलता के निम्न कारण है। कौन कौन से कारण है? योग्य नेतृत्व का अभाव था। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था ना, वो अयोग्य था, पूरा था, सही नहीं था। सुनियोजित नेतृत्व का अभाव था और कुछ भारतीय शासकों का अंग्रेजों को मदद देना, और अंग्रेजों के पास संसाधनों की अधिकता थी। संसाधन ज्यादा थे उनके पास, हमारे पास कम थे। सुमेलित कीजिए आप, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली, इन चारों में किन किन ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया? बताइए आप। तो बिल्कुल मेरठ में, बिल्कुल मेरठ में, ठीक है। कदम कदम मेरठ से शुरू हुए, और दिल्ली किन की? बहादुरों की। और हरी राम तुलाराम और बरेली खान बहादुर, इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है? एग्जिट बिल्कुल सही है। 1 2 3 4, चारों के चार बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध त्रिकोणीय संघर्ष किस प्रतिहार शासक काल में हुआ? ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न आ गए हैं कि प्रसिद्ध जो है वो त्रिकोणीय संघर्ष। ये देखिए त्रिकोणीय संघर्ष क्या है? त्रिकोणीय संघर्ष क्या है कि त्रिकोणीय जो संघर्ष है ना, वो कनौज से संबंधित था। किससे संबंधित था? कनौज से संबंधित त्रिकोणीय संघर्ष था। थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से देखते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष क्या था। आप देखो त्रिकोणीय संघर्ष क्या था। मान लो ये उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी, ये अब की बनाई है मैंने, लेकिन यहाँ एक प्रदेश था कनौज। क्या था? कनौज था। यहाँ एक कनौज प्रदेश, कनौज। इंदिरायुद्ध, यहाँ का जो शासक था वो था इंदिरायुद्ध। इंदिरायुद्ध। हमारे यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उनका शासक था वत्सराज। वत्सराज, जिन्हें रणहस्तिन की उपाधि थी, रणहस्तिन की उपाधि थी। इधर से गए थे वत्सराज, और यहाँ से आए थे पश्चिम बंगाल से, पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। ये आए थे। और इधर से राष्ट्रकूट से आया था ध्रुव। कौन आया था? ध्रुव। ये आया था। यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। इसमें वत्सराज ने इंदिरायुद्ध को हरा दिया, इंदिरायुद्ध को हरा दिया, पालवंश के धर्मपाल को हरा दिया, लेकिन ध्रुव को नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाया, नहीं हरा पाए। ठीक है, तो शुरुआत इन्होंने की थी, वत्सराज ने शुरुआत की थी त्रिकोणीय संघर्ष की।
कनौज में था, लेकिन इन दोनों को हरा दिया, लेकिन ध्रुव को नहीं हरा पाए। तो शुरुआत किसके समय हुई थी, यही पूछ रहा है। काल में आरंभ किसके समय में हुआ था, तो ये वत्सराज के काल में शुरू हुआ था त्रिकोणीय संघर्ष। तीनों शासक मैंने बता दिए, तीनों राष्ट्र बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी द्वारा कुहुल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक काल में की गई। मिहिर भोज प्रथम, वत्सराज, महिपाल, दुर्गपाल। देखिए आप, मिहिर भोज भी एक प्रतापी शासक था, ठीक है। तो जो है इनकी गुर्जर प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहार जो है, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है द्वारपाल। द्वारपाल, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, द्वारपाल। मोहनोत नैणसी ने इनकी 26 शाखाओं का वर्णन किया है। किसने, मोहनोत नैणसी ने 26 शाखाएं बताई है। कितनी शाखाएं बताई है, 26 शाखाएं बताई है मोहनोत नैणसी ने, MN मोहनोत नैणसी ने 26 शाखाएं बताई है। वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि थी। क्या थी, रणहस्तिन की उपाधि थी। रणहस्तिन, रणहस्तिन की उपाधि किसको थी, वत्सराज को थी। ये क्या पूछ रहे हैं, 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी द्वारा कुलेमाला नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के काल में की गई, तो वो की गई वत्सराज के काल, ठीक है, वत्सराज के काल में की गई। मिहिर भोज की बात करें तो इसके समय सुलेमान आया था। कौन आया था, इसके समय सुलेमान आया था। सुलेमान आया था, अरब यात्री था सुलेमान। और उसने क्या कहा, उसने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा, जुर्ज कहा। क्या कहा, जुर्ज कहा। महिपाल की बात करें तो इसको उपाधि थी मुकुटमणि। मुकुटमणि, मुकुटमणि की उपाधि, मुकुटमणि की उपाधि दी गई। किसने दी मुकुटमणि की उपाधि, वो दी थी इसका एक जो दरबारी चित्रकार था, दरबारी राजशेखर। राजशेखर, राजशेखर के द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, वो मुकुटमणि की उपाधि दी गई थी। किसको, महिपाल को। महेंद्र फर्स्ट को भी एक उपाधि रघुकुल तिलक की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए प्रश्न आप, पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन था, सीधा सा पूछा है आपसे कि जो है वो प्रधानमंत्री कौन था, किसका, पृथ्वीराज तृतीय का। तो ये जो फैक्चुअल प्रश्न है, इनका जो प्रधानमंत्री था वो था केबास। चलिए थोड़ी व्याख्या कर सकते थे, लेकिन आगे चलते हैं हम। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, पृथ्वीराज तृतीय ने कराया, चतुर्थ ने, या फिर प्रथम ने, या फिर अर्णोराज ने। बताओ आप, चौहान शासक से संबंधित प्रश्न है, तो ये प्रश्न है अर्णोराज ने। किसने करवाया, अर्णोराज ने ये करवाया। आगे चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 युद्ध के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया, कितना सरल पूछा है, किसको हराया, तो वो हराया था आपको महाराणा प्रताप को। कैसे हराएंगे, ये तो बाद में आए थे, ठीक है। और मेदिनी राय को तो नहीं हराएंगे, लेकिन राणा सांगा को क्या है, इन्होंने 17 मार्च को हराया। ये हिस्ट्री के युगों युगों से चलते आ रहे प्रश्न है। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का जो है कारण राव रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया, जिसके समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा भी थे। राजप्रकाश में, पदवीदास में, या पद्मावत में, या फिर हरिवंश में। बताओ आप किसमें बताया है। तो जो एक रचना है पद्मावत 1540 में लिखी गई है। अवधी भाषा की, अवधी भाषा की, अवधी भाषा की हिंदी की महाकाव्य है। हिंदी का महाकाव्य है। हिंदी का क्या है, ये महाकाव्य है। क्या है, हिंदी का महाकाव्य। 1544 में इसकी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचना की गई। इसमें इन्होंने दो प्रकार की चरण बताए। एक तो रतन सेन की विवाह तक का चरण है, और एक है जब अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करता है। तो पहले को काल्पनिक बताया है कुछ इतिहासकारों ने कि पहला जो चरण है वो काल्पनिक है, क्योंकि सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के पास जाते हैं और उनसे शादी होती है, ये काल्पनिक है। दूसरा है वो उसको ऐतिहासिक बताया है। तो हमारा उत्तर इससे संबंधित जो है वो है पद्मावत। क्या है, पद्मावत। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट,
चित्तौड़ किले का कौन सा मंदिर मोक्कल जी का मंदिर भी कहलाता है? क्या कहलाता है? मोक्कल जी का मंदिर भी कहलाता है। बारडोली का शिव मंदिर है, सतबीश देवरी का मंदिर है, या फिर कुंभ श्याम मंदिर है, या समदीश्वर मंदिर है? बारडोली जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में है। क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और ये आपके पंचायतन शैली का है। पंचायतन पंचायतन शैली का है। इसके साथ साथ इसमें नागर प्लस महामेरु शैली, महामेरु शैली के भी चित्र मिलते हैं। शैली के चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही आएगी आपके। पंचायतन शैली भी इसमें आएगी, नागर प्लस महामेरु शैली भी इसमें आएगी। ठीक है, इसमें आएगी। सतबीश देवरी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है। क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। ये भी है। 27 देवरियों के मंदिर है। 27 देवरियों के मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, आई बात समझ में? ये भी क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। कुंभ श्याम मंदिर ये विष्णु को समर्पित है, चित्तौड़गढ़ में है। विष्णु को समर्पित है, चित्तौड़गढ़ में है। और आपका मोकल से हो जाएगा, वो हो जाएगा समिदेश्वर मंदिर, 4 नंबर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। तो ये चित्तौड़ किले का कौन सा मंदिर है मोकल जी के मंदिर से, या मोकल मंदिर कहलाता है? तो ये समिदेश्वर मंदिर कहलाता है। मोकल के संबंध किससे है? ईश्वर से है। मोकल के संबंध ईश्वर से है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या, फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन, तोप, शिकार बुर्ज किस दुर्ग में है? ये देखो कितना प्रश्न आया है। फूल सागर है, नवल सागर है, गर्भ गुंजन है, तोप है, शिकार बुर्ज है, कहाँ है? तारानगर बूंदी। इसको तिल सीमा या जादुई किला, तिल सीमा या जादुई किला, जादुई किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल सीमा या जादुई किला भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो बरसिंह हाड़ा ने करवाया। बरसिंह हाड़ा ने करवाया। किसने करवाया? बरसिंह हाड़ा ने करवाया। कब करवाया? 14वीं सदी में, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में बरसिंह हाड़ा ने करवाया। और इसमें छत्र महल, छत्र महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, अनिरुद्ध महल, अनिरुद्ध महल, बादल महल, बादल महल, ये सारे इसमें है। बादल महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, ये है। एक यात्री आया था, एक यात्री आया था, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, किपलिंग। उसको ये थोड़ा सा अलग लगा। उसको ये जो किला है, तारागढ़ बूंदी वाला किला है, उसको थोड़ा अलग लगा, अजीब लगा। उसने कहा ये मानव निर्मित नहीं है। क्या है? मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित नहीं है। तो भाई कैसा है? मानव निर्मित नहीं है, जबकि इसका निर्माण किसने करवाया है? वो देवताओं ने, देवताओं ने या अप्सराओं ने, देवताओं ने, अप्सराओं, अप्सराओं, अप्सराओं या प्रेतों ने, प्रेतों ने इसका निर्माण किया। रुडयार्ड किपलिंग को क्या लगा? अजीब ही कुछ लगा। उसने तारागढ़ बूंदी को देखा, देखने के बाद उसने कह दिया कि इसका निर्माण मानव निर्मित नहीं है। मानव तो निर्मित ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ अलग दिखा उसको। और उसने कहा इसका निर्माण किसने करवाया है? प्रेतों ने करवाया है, अप्सराओं ने करवाया है। तारागढ़ अजमेर की बात करें तो ये 1113 में अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया। किसने? अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, गढ़ बिठली, बिठली पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बिठली भी कहा जाता है। बिठली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़ बिठली भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ मीरान शाह की जो है दरगाह भी है, और घोड़े की मजार भी यहाँ तारागढ़ अजमेर में है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन, तोप, शिकार बुर्ज, ये सारे कहाँ हैं? ये तारागढ़ बूंदी में है। कहाँ है? तारागढ़ बूंदी में है। शेरगढ़ धौलपुर जो है ना, शेरगढ़ धौलपुर, ये जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, इन तीनों की सीमाओं पर निर्मित है और चंबल के किनारे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? 3 संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। किसको कहा जाता है त्रिवेणी? देखो आप, बनास, मेनाल, बेड़च, बिल्कुल ये तीनों सही है। गंभीरी, मानसी, धुंध, ये नहीं है। कोठारी, खोरी, बेड़च, ये भी नहीं है। और सोम, आहू, बांडी, ये भी नहीं है। और 5वां ऑप्शन अनुत्तरित उत्तर, ये भी नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? ये कह रहा है मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं। काली सिंध तो मध्य प्रदेश से आती है, बिल्कुल सही है। मेज नदी पार्वती भी है, आहू भी है, ये तो मध्य प्रदेश से आती है, जबकि मेज नदी है वो क्या है? मध्य प्रदेश से नहीं आती है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्या व्याख्या आ गई है, भारी भरकम व्याख्या है। काली सिंध उद्गम बांगली गांव की पहाड़ी देवास राजस्थान झालावाड़ के स्थान से होती है। नदी कोटा झालावाड़ में सीमा बनाती है। मेज नदी का उद्गम बिचौलिया भीलवाड़ा के निकट से होता है। कोटा बूंदी की सीमा चंबल में मिल जाती है। पार्वती कहाँ से आती है? सीहोर मध्य प्रदेश से आती है। राजस्थान में करिहाट बारां से प्रवेश करती है। और कोटा और बारां के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्माण करती है कौन? ये पार्वती। आहू उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से है और इनके मध्य दर्रा अभ्यारण्य स्थित है। गागरोन झालावाड़ में ये काली सिंध में विलीन हो जाती है। ये थोड़ी सी इसकी क्या थी? व्याख्या थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है प्रश्न? निम्न नदियों का उनके उद्गम स्थल के साथ सुमेलित करना है आपको। आयड, आयड कहाँ से? आयड आगो, बेगो आगो, तो ये आगो है। आगो मतलब गोगुंदा से है। जाखम कौन भरेगा? भंवर माता भरेगी। जाखम कौन भरेगा? भंवर माता भरेगी। तो ये भंवर माता सही है। कोठारी का क्या है? दीवार है। कोठारी की दीवार है और दिवेर है और सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियों से है। बिल्कुल सही है। चारों पांचों एकदम बिल्कुल क्या है? एजिटीज है, बिल्कुल सही है। लगातार आ रहे हैं प्रश्न याद करने के लिए आपको। देखिए अयड या बेड़च नदी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से, ये व्याख्या है, पढ़ लेना आप बड़े आराम से इत्मीनान से। चलिए प्रश्न आगे। निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? मीठड़ी, सागी, लीलड़ी, अनास। बिल्कुल अनास नहीं है, क्योंकि अनास किसकी है? अनास माही की है। किसकी है? माही की है। बाकी तीनों ही किसकी है? आपके लूनी की है। देखिए आप, अनास माही की सहायक नदी है, व्याख्या आप देख लेना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो कोपेन के वर्गीकरण के लिए अगर हम थोड़ी सी बात करें कि कोपेन के वर्गीकरण का क्या आधार रहता है, कोपेन के वर्गीकरण की क्या बात करें, तो कोपेन का जो वर्गीकरण है उन्होंने इसको इस प्रकार से बांटा है। इस प्रकार से बांटा है। इस भाग को उन्होंने बांटा है BWHW। ठीक है। दूसरा जो इनका ये भाग है, इनको इन्होंने अलग बांटा है। फिर ये तीसरा भाग है, इनको इन्होंने अलग बांटा है। इनको अलग बांटा है। इनको इसने कहा है BSHW और इसको कहा है AW और ये है CWG। CWG ये है। ये पूछ रहा है जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। शुष्क प्रदेश में नहीं, इधर तो नहीं है। शुष्क प्रदेश में तो नहीं है। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में या हाड़ौती, हाड़ौती तो ये रह गया। हाड़ौती में तो AW पाई जाती है, AW है। और शुष्क प्रदेश में HW, आपके BWHW पाई जाती है। अर्ध शुष्क प्रदेश में आपके BSHW पाई जाती है। ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी में कौन सी पाई जाएगी? CWG पाई जाएगी। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब थोड़े करंट के प्रश्न आ गए हैं। माँ वाउचर योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों में पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? भी फ्री में सोनोग्राफी कहाँ मिलेगी? बारह, भरतपुर, फलौदी या उपयुक्त सभी? तो इन तीनों में भी क्या है? फ्री सोनोग्राफी कराओ आप। फ्री सोनोग्राफी कराओ फल भर 12 से, फल भर 12 से और फ्री में क्या कराओ? सोनोग्राफी कराओ। चलो भाई आगे चलते हैं। गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां बाउसर योजना लागू करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 12, भरतपुर और फलौदी, इन तीन जिलों में 12, भरतपुर और फलौदी जिले में लागू किया गया है और पूरे प्रदेश में लागू अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अप्रैल से पूरे प्रदेश में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। इसमें गर्भवती महिलाओं को QR कोड दिया जाएगा और बाउसर योजना से ये सुविधा आपको मिल जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट। राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श गुड टच बेड टच के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? कब हुई भाई? प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 26 अगस्त 2023 को। प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण की क्या हुई थी? प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। अच्छा, दूसरा चरण कब शुरू हुआ? दूसरा चरण हुआ था 2 अक्टूबर
28 अक्टूबर और 2023 को। ठीक है। तीसरा चरण 3 फरवरी 2024 को शुरू हुआ। तीसरा चरण कब हुआ? 3 फरवरी 2024 को हुआ। ये आ भी गया। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान प्रथम चरण 26 अगस्त 2023, 28 अक्टूबर 2023 को दूसरा चरण और 3 फरवरी 2023-24 को तीसरा चरण। ठीक है, ये 3 चरण थे। 3 चरणों में माँ वाउचर योजना के तहत आपको विद्यालय में मिलेंगे। गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान कहाँ शुरू किया गया? आंचल अभियान कहाँ शुरू किया गया है? करौली में किया गया है। कहाँ किया गया है? करौली में। करंट के प्रश्न है, थोड़ा जल्दी करते हैं। करौली जिले में गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं की खून की हीमोग्लोबिन स्तर की भी जांच हो जाएगी, साथ साथ में खून की जांच भी यहाँ हो जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? कितने रुपए कर दी गई है? ठीक है, तो पहले ये 10,000 रुपए मिलती थी। कितनी मिलती थी? 10,000 रुपए मिलती थी। लेकिन अब कितनी मिल गई है? अब ये 30,000 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपए हो जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 30,000 रुपए कर दी। कितनी कर दी है? 30,000 रुपए कर दी है। बाकी व्याख्या आप देख लेना। बजट 2024 में बालिकाओं महिलाओं के लिए सहज व सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो वो की जाएगी आपकी लाडली सुरक्षा योजना। कौन सी की जाएगी? लाडली सुरक्षा योजना। चलिए आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। ये व्याख्या आप देख लेना थोड़ा। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे पर 5,000 रुपए के स्थान पर पहले बच्चे पर 5,000 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? ये पूछ रहा है प्रधानमंत्री के माध्यम से। ये आपको मिलेंगे 6,500 रुपए। कितने मिलेंगे? 6,500 रुपए दूसरे बच्चे पर। वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाने प्रावधान था। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में 6,500 रुपए मिलेंगे और 90 करोड़ रुपए की क्या है? लागत आएगी। गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व सेवाओं के डिजिटलाइजेशन करने के लिए एनएचएम राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता? ये महत्वपूर्ण है। किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? ये किया है जय पाइगो के साथ। किसके साथ? जय पाइगो के साथ। ठीक है, याद रखना किसके साथ? जय पाइगो के साथ। जय पाइगो के साथ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान तथा जॉन हाइपिंग यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जय पाइगो संस्थानों के माध्यम से एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का देखभाल करने, स्वास्थ्य की देखभाल करने। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई बताओ आप? मुख्यमंत्री वर्क होम होम जॉब वर्क कब शुरू की? तो ये की गई 19 दिसंबर 2021। 19 दिसंबर 2021। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखोगे। यह योजना 19 दिसंबर को शुरू की गई। वर्क फ्रॉम योजना 20,000 महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, 13-14 अप्रैल 2023 को G20 के देशों के W20 महिला समूह कोर की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ किया गया भाई? कई बार ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया जाएगा? ये महिला से संबंधित प्रोग्राम है। ये किया जाएगा, सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में ये किया जाएगा। व्याख्या आपको दे रखी है, पढ़ लेना आप थोड़ा सा। 10 से 18 अगस्त 2023 तक प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में किस अभियान की शुरुआत की जा रही है? देखिए 10 से 15 अगस्त 18 अगस्त के बीच में 15 अगस्त भी आती है, तो 10-15 अगस्त का पूरा माहौल रहता है। स्कूलों में पूरी तैयारियां चलती है प्रोग्राम कराने के लिए। तो यहाँ कहीं ऐसी छेड़छाड़ वाली घटना हो और व्यवहार अच्छा नहीं हो, तो उससे के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कौन सा किया गया है? आंचल मिशन जनजागरण ऑपरेशन गरिमा। गरिमा ऑपरेशन गरिमा, गरिमा को बनाए रखना है। 15 अगस्त का माहौल है इसलिए ये चलाया गया। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय निर्देशानुसार महिलाओं और उनके समान सुरक्षा विशेष 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, 18 अगस्त तक चलेगा। ऑपरेशन कौन सा है? गरिमा है। पेंसिल का लेड बना होता है, साइंस के प्रश्न आ गए हैं। ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। व्याख्या में देख लेंगे इसकी क्या है व्याख्या। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट से बना होता है, जो
लेड या छड़ है वो चूर्ण ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बनती है। 9H 10H तक की छड़ों में जो सबसे अधिक कठोर होती है, चिकनी मिट्टी की मात्रा ग्रेफाइट से कई ज्यादा होती है। ग्रेफाइट का बना होता है, ये बात बहुत काम की है, बहुत काम की है। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, तो वो क्या दर्शाती है? ईंधन आर्द्र है, यानी ईंधन ठंडा है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ये बात दर्शाता है। भोजन सही तरीके से नहीं बन रहा है, नहीं भोजन तो इसमें कोई तुक ही नहीं, भोजन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो तो बर्तन काला हो रहा है ना। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, पूरी तरह जलता तो फिर काला क्यों होता? ये भी नहीं होगा। ईंधन आर्द्र है, ठंडा होता तो फिर जलता ही नहीं। ऑप्शन क्या बच गया? ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है, क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो इन ऑप्शन में से क्या होगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी की मात्रा उपलब्ध होगी। चलिए, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों? क्यों? आप बताइए क्यों? ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से उसे ठंडी नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई बात नहीं, कितनी भी हो ज्वाला, पानी तो ठंडा कर भी देगा। लेकिन जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, होती ना? कहाँ होती है अभिक्रिया? होती नहीं। जल और पेट्रोल एक दूसरे से मिश्रित है, नहीं, कहाँ मिश्रित? मिलते कहाँ है? नहीं मिलते। तो जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय, और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है, अतः जलता रहता है, अतः जलता रहता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये व्याख्या है, आगे चलो। पेट्रोल में होता है, क्या होता है? कार्बन परमाणु, प्राणवायु, उद्दजन प्राणवायु, या फिर नत्रजन प्राणवायु, या फिर कार्बन उद्दजन। ठीक है, तो ये होता है भाई आपका कार्बन उद्दजन। पेट्रोल में क्या होगा? कार्बन और उद्दजन होगा। ये व्याख्या है, इसमें देख लेना आप अच्छे से। यदि ROME को लिखा जाता है MORE, रीजनिंग से आ गया संबंधित, DAREO, क्या लिखा जाएगा बताओ आप? क्या कर रहा है ये? ROME को MOR लिख रहा है, यानी पहले को बदल रहा है, किसके साथ? तीसरे के साथ। पहले को तीसरे के साथ बदल रहा है, आप भी पहले को तीसरे के साथ बदल दो, और कुछ नहीं करना है। पहले की जगह तीसरा रख दो और तीसरे की जगह पहला रख दो। R यहाँ पे आ गया, A आ गया, और फिर D आ गया, फिर E आ गया। क्या ऐसा कुछ है क्या इसमें? RAD, बिल्कुल RAD, ये उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आगे। एक निश्चित कूट भाषा में INDS को 038 वगैरह क्या लिख रहा है, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं। INDUS क्या लिख रहा है? इसको 038 है, 5 लिख रहा है। और टेनिस को 0, ये टेनिस को क्या लिख रहा है? टेनिस को लिख रहा है TENNIS, इसको लिख रहा है 243305, ये लिख रहा है। अब हमें लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। तो एस क्या लिख रहा है? एस में देखो, एस में ये लिख रहा है, एस में लिख रहा है 5, एस की जगह 5 ले लेते हैं। उसके बाद टी को क्या लिख रहा है? टी को लिख रहा है 2, 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। उसके बाद यू, यू को 6 लिख रहा है, तो 6 ले लेते हैं। उसके बाद में डी, डी को क्या लिख रहा है? 8 लिख रहा है, 8 ले लेते हैं। उसके बाद ई, ई को क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है, 4 ले लेते हैं। एन को क्या लिख रहा है? एन को 3 लिख रहा है, 3 ले लेते हैं। टी को क्या लिख रहा है? टी को फिर 2 लिख रहा है। ये आपके 52 68 432, 52 68 432, 52 68 432, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरल सा ही प्रश्न था, ज्यादा नहीं था। यदि अमरूद को काजू, इसको अमरूद को काजू, और काजू को पेन, काजू को क्या कहा? पेन, एवं पेन को साबुन, तथा साबुन को अमरूद कहा जाए, तो भी लिखने का काम किससे होगा? लिखने का काम किससे होता है? पेन से। पेन को क्या कहा गया है? पेन को कहा गया है साबुन। क्या कहा गया है? साबुन। तो बस साबुन से क्या कर देंगे हम? लिख देंगे। फिर क्या कर देंगे? लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका उत्तर, साबुन। उसके बाद है, यदि किसी कूट भाषा में TOPS को GBTC आदि वगैरह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्पोर्ट कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, कैसे लिखा जाएगा बताओ? कैसे लिखा जाएगा? GOPS को GBCT लिखा गया है, तो उसी भाषा में कूट स्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा? इसमें दोनों तो है ही नहीं आंसर। टी की जगह जी लिख दिया, GT, और OB। ठीक है, क्या लिखा जाएगा इसमें? आप देखो क्या आएगा इसमें।
प्रश्न संख्या देखो आप, यदि k 11 तथा STEP 15 आप, इसका उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा 17 है। ठीक है, क्या हो जाएगा 17। क्यों क्यों हो जाएगा 17? आप देखना k की जगह क्या है, k का बराबर 11 है, उसकी जगह ये कह रहा है कि स्टेप स्टेप में देखो सारे जोड़े गए हैं अलग अलग, इनको जोड़ के और इनमें भाग देना है। तीन जो जितने हैं, 1 2 3, 3 है, 3 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 है, इनके जो 6 अंकों हैं उनको जोड़ के भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका। शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहा को गाय और गाय को बिल्ली कहें तो बताओ दही किसके दूध से बनेगा? दही किसके दूध से बनता है? गाय के। और गाय को क्या कहा गया है? यहाँ पर गाय को बिल्ली कहा गया है, तो इसका उत्तर भी बिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा। ये इंग्लिश के हैं और इसमें आपको कौन सा है इसका उत्तर? देखो आप, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। तो देखो आप थोड़ा क्या है। ठीक है, इसका जो वो उत्तर है वो आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। आई सेड टू हिम वाला जो ये यूर नेम है, इसमें जो उत्तर है आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। चेंज फ्रॉम इंट्रोगेटिव क्रिएटिव है इसका, आपका ये 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। 71 का है जो आपका उत्तर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। 004 2.5 का मान क्या होगा? 31 25 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके उत्तर ही लगा रहे हैं, आप देख लेना थोड़ा। निम्न में से किसका मान 0.3 बराबर है? तो ये किसके बराबर है? इसका भी उत्तर है 3 हो जाएगा। 36 ब्रैकेट भाग का मान ज्ञात करें, तो इसका जो उत्तर है वो आपके 4 होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। का जो उत्तर है वो आपका 2 होगा। तो ये साथियों हमारे मॉडल 10 के कुछ प्रश्न थे। नेक्स्ट जो मॉडल 11 है, उससे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नानक क्लासेज यूट्यूब। और उसके अलावा भी आप हमारे टेक्निकल टीम से। जय हिंद, जय भारत।